हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th का चैप्टर दूसरा लहासा की ओर का प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। इससे पहले वीडियो में लहासा की ओर का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया था। तो आइए अब हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो इसका पहला प्रश्न है कि थोडला के पहले के आखिरी गांव पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी बार यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें इच्छा स्थान नहीं दिला सका। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं कि तिब्बत के इस मार्ग पर सभी यात्रियों के लिए एक जैसे नहीं होती। जान पहचान होने पर ठीक ठाक जगह जो है वो मिल जाती है, वरना भटकना पड़ता था। अब यात्रियों का आदर सत्कार करना उन लोगों की उस समय की मनोदशा पर निर्भर करता था। शाम के 6 बजे के बाद गांव के लोग छड़ यानी कि मंद्रा जैसा पेय पदार्थ पीकर होश में नहीं रहते हैं, इसलिए वे अंतर नहीं कर पाते कि यात्रियों ने कैसे वेशभूषा यानी कैसे वस्त्र पहन रखे हैं या किसके साथ कैसा आदर सत्कार करना चाहिए। यही कारण था कि दूसरी बार भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। आइए इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। उत्तर है कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण वहां के लोग बंदूक या पिस्तौल लाठियों की तरह कंधे पर लेकर हंसते थे और निर्जल होने के कारण भी वहां यात्रियों को डाकुओं का हमेशा भय बना रहता था। सरकार पुलिस और खुफिया विभाग पर ज़्यादा खर्च नहीं करती थी। वहां डाकू किसी को भी आसानी से मार देते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और लूटपाट का भय बना रहता था। प्रश्न तीसरा है कि लेखक जो है वो लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया। उत्तर है कि लेखक जो है वो लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से इसलिए बिछड़ गया क्योंकि वहां का रास्ता ऊंची चढ़ाई का था और घोड़ा मिला था, वह भी सुस्त था, एक धीरे धीरे चल रहा था। लेखक रास्ता भी भटक गया था क्योंकि 2 रास्ते एक साथ निकल रहे थे। वो गलत रास्ते पर 1.5 किलोमीटर तक चला गया था। पूछने पर यही सही रास्ते का पता चला, तब उसने वापस उसी रास्ते का पुनः सही रास्ते को पकड़ा। अगला प्रश्न चौथा है कि लेखक ने शेखर विहार में सुमिति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। लेखक ने शेखर विहार में सुमिति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका क्योंकि उसे वहां लगभग 1 सप्ताह लग सकता था और लेखक के पास उतना इंतजार करने के लिए नहीं था। परंतु दूसरी बार इसलिए नहीं रोका क्योंकि लेखक को जो बुद्ध वचन के अनुवाद की मूल्यवान हस्तलिखित पोथियां मिल गई थी, जिनका अध्ययन लेखक एकांत में करना चाहता था। अगला प्रश्न 5वां है कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपनी जो तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे लेखक को जो भिखारी होते हैं उनके वेश में यात्रा करनी पड़ी। रास्ते में वह अपने साथियों से बिछड़ गया क्योंकि वह रास्ता भटक गया था। अपना सामान उसे स्वयं पीठ पर ढोना पड़ा। अधिक ठंड और कड़ी धूप का सामना करना पड़ा। लौटते समय ठहरने के लिए अच्छा स्थान नहीं मिला आदि। प्रश्न 6वां है कि प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। उत्तर है कि प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर उस समय का तिब्बती समाज खुले विचारों वाला था। वहाँ किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव और छुआछूत की भावना नहीं थी। स्त्रियों में पर्दा प्रथा जैसी रूढ़ियां भी नहीं थी। वे धार्मिक चिन्ह यानी गंडों, मंत्र पढ़कर गांठ लगा हुआ धागा में विश्वास रखते थे। अपरिचित व्यक्ति भी घर के अंदर तक जा सकता था और अपनी चाय बनवा सकता था। वहाँ के निवासी शाम 6 बजे के बाद छड़ पीकर मस्त रहते थे। प्रश्न नंबर 7वां है कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाइए। कहा है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। कहा है कि लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, या लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। घ है पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र जो है वो छपा था। तो इसका सही उत्तर है का, लेखक पुस्तकें पढ़ने में क्या हो गया था, मग्न हो गया था, रम गया था। इसके बाद हम प्रश्न देखते हैं रचना और अभिव्यक्ति वाले। 8वां प्रश्न है कि सुमिति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। अब इस आधार पर आप सुमिति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। उत्तर है कि सुमिति एक मंगोल भिक्षु थे। वह दूर दूर तक गांव के लोगों के लिए पुरोहित का काम करता था। वो अपने यजमानों में बहुत लोकप्रिय था। उसके यजमान उस पर बहुत श्रद्धा और विश्वास रखते थे। सुमिति अत्यंत मिलनसार स्वभाव का था। वह बोध गया से गंडे ताबीज लाकर अपने यजमानों में बांटता था। अत्यंत व्यवहार कुशल होने के कारण सभी लोग उसका सम्मान करते थे।
अगला प्रश्न 9वां है कि हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित अथवा अनुचित विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है कि वेशभूषा व्यक्ति का बाह्य आवरण होता है। साधारण वेशभूषा एवं आचार विचार किसी व्यक्ति के उच्च या निम्न स्तर का परिचायक नहीं हो सकता। अच्छी वेशभूषा वाला व्यक्ति भी गलत या कुत्सित प्रवृत्ति का हो सकता है। कोई व्यक्ति ज्ञानी या अज्ञानी है, बौद्धिक रूप से उच्च स्तरीय है या निम्न स्तर का है, इसका निर्धारण पेश के आधार पर करना और उसके अनुसार व्यवहार करना उचित नहीं हो सकता। अगला प्रश्न 10वां है कि यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत को भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए और वहीं की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है बताइए। जो तिब्बत है भारत और नेपाल के उत्तर में स्थित है। यह समुद्र तल से 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके रास्ते ऊंचे नीचे और निर्जन हैं। दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम तक हिमालय के बर्फ से ढका हजारों शिखर हैं, जबकि भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ एकदम नग्न है। त्रिडी नामक एक विशाल मैदान है जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, टापू के समान लगता है। तिब्बत की स्थिति हमारे राज्य शहर से इसलिए भिन्न है क्योंकि हमारा राज्य और शहर मैदानी भूभाग में स्थित है, जबकि तिब्बत पहाड़ी और पठारी भूभाग में है। अगला प्रश्न 11 है कि आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी, तो यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत कीजिए। तो आपने जो भी यात्रा करी है आप उनके बारे में इसमें ज़रूर लिखें और इसे आप स्वयं करें। अगला प्रश्न 12 है कि यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक कौन कौन सी विधाएं हैं? इस प्रस्तुत विधा उनके किन मायने में अलग है? तो उत्तर है कि हमारे इस पाठ्य पुस्तक में कहानी, निबंध, संस्मरण, व्यंग, रेखाचित्र एवं यात्रा वृत्तांत विधाएं दी गई हैं। अब प्रस्तुत पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। इसका मुख्य विषय लहासा की यात्रा का वर्णन करना है। यह पाठ यात्रा से आरंभ होकर यात्रा पर ही समाप्त होता है। इसमें भौगोलिक एवं सामाजिक चरित्र अधिक दर्शाए गए हैं, जबकि कहानी, संस्मरण, रेखाचित्र एवं व्यंग में व्यक्तित्व स्तर पर मानव चरित्र चित्रण अधिक होता है। निबंध में विचार विवेचन होता है, इसलिए यह यात्रा वृत्तांत से भिन्न होती है। अगला देखेंगे भाषा अध्ययन का। 13वां प्रश्न है कि किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, कैसे? जैसे देखिए, सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पौ फड़ने वाली थी कि हम गांव में थे, तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। तो ये इनके क्या थे? अनेक प्रकार से बनाए गए शब्द बातें थी। अब नीचे दिए गए वाक्य को हमें अलग तरीके से लिखना है। कैसे? कि जान नहीं पड़ता कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। तो इसका उत्तर है कि पता नहीं चलता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। या दूसरा बोल सकते हैं कि कभी लगता था कि घोड़ा आगे जा रहा है तो कभी लगता था पीछे। तो इस तरीके से हम इन वाक्यों को अलग तरीके से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 14वां है हमारा कि ऐसे शब्द किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। तो प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढकर लिखिए। जो हमने अभी पढ़ा है पाठ, उसमें से हम कुछ शब्दों को ढूंढकर लिख सकते हैं। तो पाठ में प्रयुक्त आंचलिक शब्दों में चोड़ी, खोटी, रामधारी, छड़, डांडा, खरैयाल, कूची, कूची कड़े, दीक्षा, गांडा, भरिया, कंजूर आदि शब्द यहाँ शामिल हैं। अगला प्रश्न 15वां है कि पाठ में कागज अक्षर मैदान के आगे क्रमशः मोटे अक्षर और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो इन शब्दों में उनकी विशेषता उभर कर आती है। तो पाठ में से कुछ ऐसे ही और शब्द छाटिए जो कि किसी की विशेषता बता रहे हों। तो आइए उत्तर देखते हैं। पाठ में प्रयुक्त विशेषण शब्द निम्नलिखित हैं। मुख्य, व्यापारिक, सर्वोच्च, थोड़ी, गर्मा गर्म, विशाल, रंग बिरंगे, निर्जन, श्वेत, हजारी, पतली पतली, चिरी बत्तियां, छोटी सी, बहुत से, टोंडीदार, आखिरी, विकट, गरीब, थोड़ी, अच्छी आदि। ये सारे कौन से शब्द हैं? हमारे विशेषण के शब्द हैं। तो ये थे हमारे लहासा की ओर के प्रश्न और उत्तर। अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसा लगा लाइक करें ज़रूर। धन्यवाद।